बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने सेकंड चैप्टर का लिमिट ऑफ अ फंक्शन एंड इट्स लॉज का टॉपिक पढ़ना है। इससे पहले मैंने आपको सिंपल एवरेज जो एवरेज रेट ऑफ चेंज होता है वो और टेंजेंट की जो इक्वेशन किस तरह से बन सकती है वो एक्सप्लेन किया। ठीक है, आज हम देखेंगे कि किसी फंक्शन की लिमिट का मतलब क्या होता है और उसकी लिमिट कब एग्जिस्ट करती है और कब एग्जिस्ट नहीं करती। दिस इज़ द लिमिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कैलकुलस। कैलकुलस में जो लिमिट होती है वो फर्दर आपको बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस मुहैया करती है। जैसे आपकी केमिस्ट्री में भी लिमिटिंग का होता है कि कोई चीज़ किस हद तक डालनी है, कौन सा रिएक्शन किस हद तक लेकर जाना है, वो सब कुछ लिमिट ही होती है। रेट ऑफ चेंज जब आप स्टडी कर रहे होते हो चीज़ों का, तो उसमें ये लिमिट्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन मैथ्स में लिमिट ऑफ फंक्शन क्या चीज़ होती है, इसको हम स्टडी करते हैं। थ्योरी क्या है? द फ्रीक्वेंटली व्हेन स्टडिंग अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वी फाइंड आवर सेल्व्स इंटरेस्टेड इन द फंक्शंस बिहेवियर नियर अ पर्टिकुलर पॉइंट c बट नॉट एट c। यानी कि अक्सर हम जब फंक्शंस को स्टडी कर रहे होते हैं तो हमारा जो इंटरेस्ट होता है वो किसी एक पॉइंट पे जाके रुक जाता है कि इस पॉइंट के ऊपर हमारा फंक्शन जो है वो किस तरह से बिहेव करेगा। बाज़ औक़ात उस पॉइंट के ऊपर हमारा फंक्शन डिफ़ाइन नहीं होता है, बाज़ औक़ात उसकी वैल्यू बहुत छोटी होती है, उस पॉइंट पे जाके कभी कभी बहुत बड़ी हो जाती है। तो इस तरह से हम फंक्शन का जो बिहेवियर है कभी कभी किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर एग्जामिन करना स्टार्ट कर देते हैं। This might be the case, for instance, if c is an irrational number like pi or square root 2 whose values can only be approximated by closed rational number at which we actually evaluate the function instead। यानी कि अक्सर हमारे पास जो होल नंबर्स होते हैं उनके ऊपर तो हमें फंक्शन की वैल्यू फ़ौरन से पता चल जाती है, लेकिन कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जैसे पाई है, पाई खुद भी एक अप्रॉक्सीमेटेड नंबर है, एग्जैक्ट नंबर हमें नहीं पता होता इसका। इस तरह से स्क्वायर रूट 2 है तो वो भी एक इरेशनल नंबर है, वो कभी भी एंड नहीं हो रहा होता, तो हमारा इंटरेस्ट होता है कि अब ये इरेशनल के ऊपर हमारा फंक्शन किस तरह से बिहेव करेगा। तो ये चीज़ इन्वॉल्व हो जाती है। एंड अदर सिचुएशन अकर व्हेन ट्राइंग टू इवेलुएट अ फंक्शन एट सी लीड टू डिवीजन बाय ज़ीरो विच इज़ अनडिफाइंड। यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो सी है जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं उसके ऊपर फंक्शन को अगर डिवाइड किया जाए तो इन्फिनिटी आ रहा होता है। वी एनकाउंटेड दिस लास्ट सर्कमस्टेंस व्हेन सीकिंग द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन वाई बाय कंसीडरिंग द क्वोशंट फंक्शन फॉर एच क्लोजर एंड क्लोजर टू ज़ीरो। यानी कि जब हम अभी प्रीवियस सेक्शन में जब हम एवरी रेट ऑफ चेंज को डिस्कस कर रहे थे तो हम कह रहे थे कि एच जो है वो ज़ीरो को अप्रोच कर जाता है, यानी कि बहुत नियर टू ज़ीरो हो जाता है, लेकिन एग्जैक्टली ज़ीरो नहीं हम पुट करते हैं वहाँ पे क्योंकि वो अनडिफाइंड की सिचुएशन पैदा कर देता है। हेयर इज़ अ स्पेसिफिक एग्जाम्पल इन विच वी एक्सप्लोर न्यूमेरिकली हाउ अ फंक्शन बिहेव नियर अ पर्टिकुलर पॉइंट एट विच वी कैन नॉट डायरेक्टली इवैल्यूएट द फंक्शन। यानी कि हम उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं बता पाते हैं, लेकिन हम उसके करीब जाने पर फंक्शन की बिहेवियर को डिपिक्ट कर सकते हैं कि हमारा फंक्शन इस पॉइंट के जब करीब जाएगा तो उसका बिहेवियर क्या हो जाएगा। जहाँ पे वो फॉर एग्जांपल अनडिफाइन होना है फंक्शन ने, या फिर उसने अपनी वैल्यू रिपीट करनी है, या जो भी है उसके आसपास का बिहेवियर फंक्शन का कैसा हो जाता है। सो आपके पास जो फर्स्ट एग्जांपल है उसमें फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वेयर माइनस वन ओवर एक्स माइनस वन बिहेव नियर एक्स इज इक्वल टू वन। अब ये फंक्शन वन के करीब जाने पे कैसा बिहेव करेगा। अगर आप नोटिस करें तो क्या मैं इस फंक्शन में वन पुट कर सकती हूँ, मैं अपनी इनपुट को वन रख सकती हूँ इस फंक्शन के लिए। देखें एक्स की जगह पे अगर हम वन पुट करते हैं तो वन स्क्वायर वन माइनस वन ज़ीरो ओवर वन माइनस वन ज़ीरो, तो ये ज़ीरो बाय ज़ीरो फॉर्म विच इज़ एन अनडिटर्मिन फॉर्म, यानी कि जैसे इन्फिनिटी आप समझते हो ना, वैसे ही ज़ीरो बाय ज़ीरो फॉर्म भी इन्फिनिटी ही समझी जाती है। तो इट मीन्स मैं इसको इनपुट में वन नहीं दे सकती हूँ।
यही बात लिखी हुई है, द गिवन फार्मूला डिफाइन है फॉर ऑल रियल नंबर एक्स एक्सेप्ट एक्स इज इक्वल टू वन वी कैन नॉट डिवाइड बाई जीरो, फॉर एनी एक्स इज नॉट इक्वल टू वन वी कैन सिंप्लीफाई द फार्मूला बाय फैक्टरिंग द न्यूमरेटर एंड कैंसिलिंग कॉमन फैक्टर। यानी कि बाकी सब पॉइंट्स के लिए, वन के अलावा जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब के लिए हम इस फंक्शन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि मैं ऊपर के फार्मूले को ओपन कर लूँ एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन में, और माइनस वाला फैक्टर कैंसिल कर दूँ, मेरे पास एक्स प्लस वन रह जाएगा। अब इस एक्स प्लस वन को मैं वन भी दे सकती हूँ जिस पे ये टू हो सकता है, ठीक है। लेकिन चूंकि ओरिजिनल फंक्शन जो है वो हमारा वन के लिए डिफ़ाइन नहीं था, वो अनडिफ़ाइन हो जाता है, हमने उसी को सॉल्व करके एक न्यू फॉर्म बनाई है, तो अब मैं इसको भी वन नहीं दे सकती। लेकिन अगर मैं इन दो फंक्शंस को, दो डिफरेंट फंक्शंस कंसीडर कर लूँ कि ये एक अलग फंक्शन है और ये एक अलग फंक्शन है, तो इनके ग्राफ्स कुछ इस तरह से बनेंगे। एज़ यू नो कि एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स माइनस वन, इसका ग्राफ इस शेप का बनेगा, या हम बनाया नहीं हुआ लेकिन कुछ पॉइंट्स को प्लॉट करके हम इसको बना सकते हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन बनती है जो कि वन में से और माइनस वन में से गुजरी होती है। यानी कि अगर मैं यहाँ एक्स को ज़ीरो कर दूँ तो मेरे पास प्लस वन हो जाएगा, तो वाई के ऊपर वन मिला, और अगर मैं वाई को ज़ीरो कर दूँ तो मेरे पास माइनस वन आएगा, ठीक है। सॉल्व करने पे पता चलेगा। तो ये इन दो पॉइंट्स में से पास करने वाला ये एक फंक्शन है, ठीक है, लाइन है इस फंक्शन की। तो लेकिन वन के ऊपर इसकी वैल्यू मेरे पास नहीं है, इस फंक्शन की वैल्यू वन पे एग्जिस्ट नहीं करती है। सो इस जगह पे होल का निशान लगा हुआ है, ओपन होल छोड़ दिया गया कि वन के ऊपर टू नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसी की ये फॉर्म है एक्स प्लस वन जो कि वन के ऊपर टू आंसर करती है। लेकिन जो ये लाइन है ये वन के ऊपर टू आंसर नहीं कर सकती है। तो ऐसा केस जिसमें सॉल्व करने के बाद तो पॉइंट मिलता हो लेकिन ओरिजिनल शक्ल में पॉइंट ना मिलता हो, आप वहाँ पे होल का निशान डाल देते हो, होल बना दिया है कि वन के ऊपर टू की वैल्यू नहीं मिल रही इस फंक्शन में। लेकिन जो सॉल्व करने के बाद एक्स प्लस वन ग्राफ बनेगा वो भी वन और माइनस वन में से ही पास करेगा, लेकिन अब उसमें वन डालने पे टू मिल रहा है। ये कोई भी अनडिफाइन का केस नहीं है, इसलिए वन के सामने जो टू का पॉइंट है यहाँ पे हमने होल नहीं छोड़ा बल्कि इस होल को फिल कर दिया है। फिलिंग बताती है कि वन के ऊपर टू आंसर मिलेगा, ये एक पॉइंट है आपकी लाइन का, इंक्लूडेड पॉइंट है। जबकि अगर सौराख कर दिया जाए तो इट मीन्स अब वो इंक्लूडेड पॉइंट नहीं रहा, अब उसको एक्सक्लूड कर दिया है, उसको निकाल दिया अंदर से। तो इसी की डिस्कशन यहाँ पे की गई है कि इस लाइन में रिमूव पॉइंट हम होल कह देते हैं, रिमूव पॉइंट को हम होल कह देते हैं। इस तरह से एफ ऑफ वन इज़ नॉट डिफाइंड इज़ क्लियर दैट वी कैन मेक द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स एज क्लोज एज वी वांट टू बाय चूजिंग एक्स क्लोज इनफ टू वन। अच्छा, इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन की जो लिमिट है वो वन के करीब जाने पे, जैसे मैं अगर अपनी इनपुट को चाहे लेफ़्ट साइड से चाहे राइट साइड से वन के करीब लेकर आऊँ, तो जो मेरी आउटपुट है वो इस टू के करीब जाती है, ठीक है। यानी कि जो बेसिकली ग्राफ है वो वन पे टू आंसर करना चाहता है, लेकिन उसको डिफ़ाइन ऐसे करवाया गया कि वो अनडिफ़ाइन हो जाता है वन पे जाके। लेकिन ये इसकी जो वैल्यू है वो करीब जाती है, दोनों तरफ से टू के करीब जाती है। लेफ़्ट साइड से अप्रोच करो तब भी वो करीब जाती है, अगर राइट साइड से देखो तब भी वो इसके करीब है। तो इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है फंक्शन की वो फिर टू होगी। यानी कि फंक्शन डिफ़ाइन नहीं है लेकिन उसकी लिमिटिंग वैल्यू टू होगी। ये एक टेबल बनाकर दिखाया गया कि अगर हम x को 0.9 लें, इसमें पुट करें, सॉल्व करें तो ये 1.9 आंसर करता है, 1.1 करें तो ये 2.1 आंसर करता है, 0.99 पे ये 1.99। नोटिस करो कि जैसे जैसे हम वन के करीब जा रहे हैं, जैसे जैसे मैंने ज़ीरोज़ बढ़ाई हैं, ये टू के पीछे से भी यहाँ पे भी ज़ीरोज़ बढ़ना स्टार्ट होगी, इट मीन्स क्लोज टू ज़ीरो आंसर जा रहा है, ठीक है। तो ये इसकी लिमिटिंग वैल्यू शो करता है कि जैसे जैसे आपकी इनपुट वन के करीब जा रही है, आपका जो फंक्शन है, जो आउटपुट है वो टू के करीब जा रही है। इसी को लिमिट कहते होते हैं फंक्शन की। अब इसकी एक प्रीसाइज डेफिनेशन हम देखेंगे यहाँ से। सपोज एफ ऑफ एक्स इज़ डिफाइन ऑन एन ओपन इंटरवल अबाउट सी
एक्सेप्ट पॉसिबली एट सी इटसेल्फ, यानी कि सी इंक्लूड करके आप एक ओपन इंटरवल बनाएं। जैसे अगर आपने 2 पे लिमिट देखनी है तो आप 1 से 3 तक का इंटरवल देख सकते हो, उसके अंदर 2 भी आ जाएगा। कहते हैं कि फ़ंक्शन उन तमाम ओपन इंटरवल के ऊपर डिफ़ाइन होना चाहिए सिवाय उस सी पे अगर वो डिफ़ाइन नहीं भी है तो भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमें लिमिटिंग वैल्यू देखनी है, हमें उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देखनी। ठीक है, तो पॉसिबली जो सी पे है वो डिफ़ाइन नहीं भी हो सकता। इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ आर्बिट्रेरीली क्लोज टू द नंबर एल, as close to L as we like, for all x sufficiently close to C, we say that f approach the limit L as x approach C। क्या मतलब इस बात का कि f of x मीन्स आपकी आउटपुट आर्बिट्रेरी क्लोज टू नंबर L, अगर आपकी आउटपुट किसी एक नंबर L के करीब जा रही है, उसके क्लोज जा रही है, जितना आप चाहो उसके करीब लेकर जाओ L के, फॉर ऑल सफिशेंटली क्लोज टू सी, अपनी इनपुट को किसी एक नंबर सी के करीब करके आप अपनी आउटपुट को किसी नंबर एल के करीब अगर लेकर जा सकते हैं, तो आप उस एल को फिर उस फंक्शन की लिमिट कहेंगे उस पॉइंट एक्स के ऊपर। ठीक है, और हम इसको लिखते इस तरह से हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस सी, यानी एक्स जो है वो सी को अप्रोच कर रहा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एल, यानी कि जो आउटपुट है वो एल के करीब जा रही है, उसके इक्वल हो रही है। जैसे जैसे आपका एक्स सी के करीब जा रहा है, आपकी जो आउटपुट एफ ऑफ एक्स है वो एल के करीब जा रही है। दिस इज़ कॉल्ड द लिमिट विच इज़ रीड द लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस सी इज़ एल। For instance, in example 1 we would say that f(x) approaches the limit 2 as x approaches to 1। अब हम उस फंक्शन में कह सकते हैं कि ये हमारा जो फंक्शन है, जिस जैसे हम अपने इनपुट को 1 के करीब लेकर जाते हैं, इसकी जो आउटपुट है वो 2 के करीब जाती है। एग्जैक्टली 2 की हम बात नहीं कर रहे, हम उसके करीब ले जाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि एग्जैक्टली तो वो 1 के ऊपर डिफ़ाइन ही नहीं है, वो 1 पे कोई आंसर ही नहीं करता, वो अनडिफाइन हो जाता है। लेकिन करीब जाने की बात है कि एक्स जैसे जैसे आपका 1 के करीब जाता है, चाहे राइट से जाए चाहे आप लेफ़्ट से लेकर जाओ, वो 2 के करीब उसकी आउटपुट को लेकर जाता है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स जो है वो ग्राफिकली 2 के करीब चला जाता है। Essentially the definition says that the values of f of x are close to the number L whenever x is close to the number C। Our definition here is informal because phrases like arbitrary close, insufficiently close और imprecise, ये भी एक precise definition नहीं है इनके मुताबिक। हम आगे देखेंगे इसकी कोई precise definition हमें मिल जाएगी। Example 2, the limit value of the limit value of a function does not depend on how the function is defined at the point being approached। ठीक है, किसी फंक्शन की जो लिमिट वैल्यू है वो इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करती है कि हम अपनी इनपुट को किस तरह से अप्रोच करवा रहे हैं या वो पॉइंट कैसा है। ठीक है, कंसीडर द 3 फंक्शंस। अब देखें आप, ये 3 ग्राफिकली आपको फंक्शन शो करवाए हैं। y इज इक्वल टू एक्स की लाइन ये है जो ओरिजिन में से एग्जैक्टली पास करती है। जो आपका ग्राफ है x+1 का, वो यहाँ से -1 से और यहाँ +1 से क्रॉस करेगा। लेकिन अगर ये ग्राफ है x² -1 ओवर x -1 का, सो यू नो कि ये 1 के ऊपर इसकी वैल्यू डिफाइन नहीं है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो होल बना दिया, यहाँ पे एक होल छोड़ दिया गया। अब अगर मैं इसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर लूँ, इस फंक्शन के अंदर चेंजिंग कर लूँ और मैं कहूँ कि जब मेरा x जो है वो राइट या लेफ़्ट से अप्रोच कर रहा है, इज़ नॉट इक्वल टू 1 है, तो मेरे फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो x² -1 ओवर x -1 है। ठीक है, यानी कि उसकी आउटपुट इस तरह की है। लेकिन जब वो एग्जैक्टली 1 होता है तो फिर मेरी आउटपुट 1 है। ये मैंने खुद से एक पीस वाइज फंक्शन डिफाइन करवा दिया कि मैंने खुद से एक वैल्यू 1 के ऊपर 1 सेलेक्ट कर ली। नाउ 1 के ऊपर चूँकि आपको 1 आंसर मिल रहा है, लेकिन ये इस लाइन के ऊपर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो मैंने इसको प्लेन में ही ब्लू डॉट के थ्रू शो करवा देना है, बिल्कुल राइट इस होल के नीचे, क्योंकि मुझे 1 पे 1 आंसर मिला है। सो दिस इज़ द परपेंडिकुलर लॉ के हम इस तरह से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं और एक हॉरिजेंटल ड्रॉ करते हैं, जहाँ पे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वहाँ पे हमारा पॉइंट बन जाता होता है। सो दिस इज़ द पॉइंट एट 1 इज़ इक्वल टू एट x इज़ इक्वल टू 1, हमें आउटपुट 1 मिल रही है। अब इसी चीज़ को हम अगर थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई कर दें, अपने गिवन फंक्शन को सिंप्लीफाई कर दें, तो ये बन जाता है x+1 जिसकी वैल्यू 1 के ऊपर
2 आपको मिल रही है, जो कि आपकी लाइन के ऊपर भी एग्जिस्ट कर रहा है। सो ये एक ही ग्राफ के 3 डिफरेंट पर्सपेक्टिव से हमने देखा है। इनमें से ये जो लास्ट वाला आपका ग्राफ है, वाहिद ये ऐसा ग्राफ है जिसकी जो फंक्शन की वैल्यू है और जो इसकी लिमिट की वैल्यू है दोनों 2 हैं। यानी कि ये फंक्शन एच ऑफ एक्स यहाँ अगर 1 पुट करते हैं तो आपको 2 आंसर करता है, और अगर ग्राफिकली इसकी लिमिट देखी जाए तो भी वो 2 ही है। बाकी जितने भी फंक्शंस हैं इसकी लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन इसकी लिमिट हमने कहा था कि वो एग्जिस्ट करेगी और वो 2 होगी, लेकिन इसकी अपनी वैल्यू 2 नहीं थी। इस फंक्शन के अंदर भी इसकी लिमिटिंग वैल्यू जो है वो 2 है, लेकिन इसकी अपनी वैल्यू 1 है। तो ये ग्राफ ऐसा है जिसकी लिमिटिंग वैल्यू भी 1 है और इसकी अपनी वैल्यू भी 1 है। नाउ द एग्जाम्पल 3, इफ़ एफ इज़ द आइडेंटिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। आइडेंटिटी फंक्शन आपका वो होता है जिसको जो इनपुट दी जाए वो वही आउटपुट आपको दे दे। जैसे एक्स को आप 1 पुट करेंगे आंसर में भी 1 ही मिलेगा। सो देन फॉर एनी वैल्यू ऑफ सी, किसी भी वैल्यू सी के लिए फंक्शन की जो लिमिट है इक्वल टू सी होगी। तो आपने याद रखना है कि जो आइडेंटिटी फंक्शंस होते हैं उनकी जो लिमिट वैल्यू होती है वो वही होती है जो आप उसको इनपुट दे रहे होते हो। जैसे अगर आप उसमें सी पुट करेंगे तो आपको सी ही आंसर मिलेगा और उसकी लिमिट भी वही फिर कांस्टेंट हो जाता है। इफ़ लेकिन अगर आप देखो एफ इज़ द कांस्टेंट फंक्शन वो होता है जो किसी भी इनपुट का उस पर कोई असर नहीं होता, वो अपने एक कांस्टेंट के इक्वल ही रहता है। ठीक है, फिक्स कर दिया आपने। जैसे मैं कहूँ कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स मेरा 2 के इक्वल है, तो अब मैं उसमें एक्स इनपुट 1 डालूँ, 2 डालूँ, 3 डालूँ, मैं इसको जो मर्ज़ी चेंज कर लूँ मेरी आउटपुट 2 ही रहेगी, बिकॉज आई हैव फिक्स दैट। मैंने उसको पहले ही फिक्स कर दिया। सो ये फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन कहलाते हैं, और कांस्टेंट फंक्शंस की जो लिमिट होती हैं वो वही कांस्टेंट ही होता है जो आप फिक्स कर देते हो। जैसे यहाँ पे के लिखा हुआ है, सो के कैन हैव एनी रियल वैल्यू, जो भी उसको फिक्स करके दे दी जाएगी। ठीक है, ये 2 टाइप्स हैं, आइडेंटिटी फंक्शन और कांस्टेंट फंक्शन। आइडेंटिटी की लिमिट हमेशा वही होगी जो पॉइंट आप उसको इनपुट में दोगे, और कांस्टेंट फंक्शन की लिमिट वो होगी जो आप उसको कांस्टेंट फिक्स करके दोगे। नीचे इसी की एग्जांपल्स हैं कुछ, आप उसको खुद से रीड कर सकते हो। Example 4 is very very important. Discuss the behavior of the following functions, explaining why they have no limit as x approaches to 0। यानी कि ये जो हमारे पास 3 किस्म के फंक्शंस हैं, इनकी वैल्यूज़, इनकी जो लिमिट्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं करती जैसे जैसे हमारी इनपुट 0 के करीब जाती है। सो जो आपके पास फर्स्ट पीस वाइज फंक्शन है वो किस तरह से डिफाइन है, यू ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 0 इफ़ एक्स इज़ लेस दैन 0 इट मीन्स फ्रॉम लेफ़्ट साइड। आपकी प्लेन में अगर आप लेफ़्ट साइड से 0 को अप्रोच करेंगे तो आंसर में 0 मिलेगा, एंड इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 इट मीन्स जब आप राइट साइड से अप्रोच करेंगे 0 को, अपनी इनपुट को राइट साइड से लेकर आएंगे तो आउटपुट 1 मिलेगी। इसका आप ग्राफ समझ सकते हैं कि किस किस्म का होगा। लेफ़्ट साइड पे 0 का मतलब आउटपुट 0 कहाँ पे होती है, एक्स एक्सिस पे होती है। ठीक है, आउटपुट 0 एक्स एक्सिस पे होती है। सो आप लेफ़्ट साइड पे तो सिर्फ वो एक्स एक्सिस की लाइन ही शेड करोगे, लेकिन राइट साइड पे जब हमारी एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है वहाँ पे आउटपुट 1 है, इट मीन्स 1 फिक्स करवा दिया है आपने। तो इसकी ग्राफिकली जो फिगर है वो ये वाली है। ये देखें, लेफ़्ट साइड पे ब्लू लाइन से हमने फिक्स किया हुआ 0 को, और राइट साइड पे चूँकि 1 फिक्स है, सो जैसे ही ये एक्स राइट साइड पे लाई कर रहा है मेरी जो आउटपुट है वो 1 है। नाउ अब आपके पास अगर फंक्शन है व्हेन एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0 इट मीन्स एक्स कैन बी नेगेटिव, आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, आप चाहे उसको राइट से देखना चाहें चाहे आप लेफ़्ट से देखना चाहें, उसकी जो फंक्शन की डेफिनेशन है वो 1/x है, और जब आप उसको एग्जैक्टली 0 पे देखते हो तो वो 0 हो जाता है। ठीक, तो ओरिजिन के ऊपर एक डॉट आपको ब्लू दिख रहा है, इट मीन्स कि 0 पे 0 आंसर मिल रहा है। लेकिन जब आप राइट साइड से अप्रोच करवाते हो एक्स को, अगर मैं इस एक्स को 0 के करीब लाऊं, 1/0 पुट करते हो तो आंसर क्या होता है, आपके पास बहुत बड़ा आंसर
आना स्टार्ट हो जाता है, हम उसको इन्फिनिटी के करीब कहते हैं और अक्सर हम उसको इन्फिनिटी भी बोल देते हैं। सो वन, तो जब आप उसमें एक्स को बहुत छोटा कर, अगर वन के नीचे जब आप एक्स को बहुत छोटा पॉइंट पुट करेंगे तो ये आउटपुट बहुत बड़ी हो जाएगी। और अगर आप एक्स को बहुत बड़ा, यानी कि इस तरह से आप इंक्रीज प्लस इन्फिनिटी साइड पे जाएंगे तो आंसर बहुत छोटा होते होते ज़ीरो को अप्रोच करने लग जाएगा। सो इसमें अप्रोचिंग सेंस है कि जैसे जैसे आपका एक्स जो है वो राइट साइड पे इस तरह से इंक्रीज़ करता है तो आउटपुट जो है वो डिक्रीज़ कर रही है, वो बिल्कुल एक्स के करीब जा रही है। और जैसे जैसे आप ज़ीरो के करीब जा रहे हो आउटपुट इंक्रीज़ करते हुए ऊपर वाई एक्सिस की तरफ बढ़ रही है, ठीक है। इट मीन्स कि आउटपुट बढ़ रही है। तो इसी तरह से जब आप एक नेगेटिव साइड से अप्रोच करवाएंगे तो जैसे जैसे आप ज़ीरो के करीब आएंगे तो आपका आंसर बढ़ेगा, नेगेटिव साइड पे बढ़ेगा। सो दिस इज़ गोइंग डाउनवर्ड। ये देखिए नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है। और जब आप अपने एक्स को नेगेटिव में छोटा करते जाएंगे, दूसरे लफ्ज़ों में आप उसको नेगेटिव के बजाय बढ़ाएंगे तो वो बिल्कुल एक्स की लाइन को टच करने लगा है, यानी कि वो बहुत छोटी आउटपुट दे रहा है। सो ये 1/x का बिहेवियर कैसा रहता है, ये ज़ीरो पे डिफ़ाइन नहीं होता जब तक कि आप इसको खुद कोई ना कोई वैल्यू फ़िक्स ना करवा दें। यहाँ पे ज़ीरो फ़िक्स करवा दिया, सो हमारा ब्लू डॉट है। लेकिन जो 1/x है वो ज़ीरो के करीब जाने पे अनडिफ़ाइन हो जाता है, तो अप्रोचिंग सेंस आती है। नाउ ये जो थर्ड वाला आपका ग्राफ है, इसमें किस तरह से डिफ़ाइन है, जब आप अपने इनपुट को पॉजिटिव रखते हो यानी कि x ग्रेटर देन ज़ीरो रखते हो तो आउटपुट मिलती है साइन ऑफ 1/x। और जब आप अपनी इनपुट को x लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो यानी कि नेगेटिव साइड पे देखते हैं तो आउटपुट ज़ीरो मिलती है, ठीक है। तो ज़ीरो पे की ये लेफ़्ट साइड पे हमारी जो आउटपुट है वो ज़ीरो मीन्स कि एक्स एक्सिस की लाइन ये वाली ब्लू वाली, और राइट साइड पे देखा जाए तो साइन ऑफ 1/x का जो ग्राफ है वो इस तरह से स्क्वीज़ होके बनता है, ठीक है। उसको मैंने आपको एक बार डिटेल में समझाया था कि साइन का हम ग्राफ बनाते हैं किस तरह से हैं साइन ऑफ एक्स का, लेकिन उसमें अब साइन ऑफ एक्स नहीं 1/x है तो ये मज़ीद स्क्वीज़ हो जाएगा। लेकिन इसकी आउटपुट 1 और -1 के बीच में ही ऑसिलेट करती रहेगी।